औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया, ख़ास तौर पर इस गर्मी में आप लोग तो फील्ड में निकले, अच्छी बात है। और आज जो है हम रेड लाइन के विज़िट पे आए हुए थे और यहाँ पे टीम्स जो हैं वो डेली काम कर रही हैं। और जो मिक्स ट्रैफिक लेन है उस पे आप लोग, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके बाद आप थोड़ा अपने कैमरास को उस तरफ लेके जाएं कि किस तरीके से दिन रात काम चल रहा है। FWO जो है उनकी सारी टीमें जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। जो बड़े में बड़ा इशू था हमारे पास वो यूनिवर्सिटी रोड की परेशानी का था, जो कि इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ जुलाई तक जो है मिक्स ट्रैफिक लेन खोल दी जाएगी पब्लिक के लिए। जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी और जो इसका ट्रैक है पब्लिक को जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड में जो तकलीफ़ हो रही है उसका ख़ात्मा इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस अगले महीने के वो हो जाएगा। और उसमें दिन रात काम चल रहा है। दिन को अलग टीम्स काम कर रही हैं, रात को अलग टीम्स काम कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली भी जो है वो सारे इस सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उस पूरे काम को भी मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी जो हमारे जो एयरपोर्ट वाले रोड हैं, जिना एवेन्यू वाले, वो सारे 100% क्लियर हैं, वहाँ पे इस वक्त कोई इशू नहीं है और वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल फुल स्मूथ के साथ चल रही है। तो ये हमारा इस वक्त जो है ये हमारा प्रोग्राम यही है कि हम इसको जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और हम जो है लोगों को सहूलत दे सकें। इस बीच में लोगों को तकलीफ़ बहुत हुई है, लोगों को परेशानी का सामना बहुत करना पड़ा। उसके लिए हमने कुछ सख्त डिसीजन ज़रूर लिए हैं और सख्त डिसीजन का मकसद यही था हमारा कि हम उसको ज़रा एक दफ़ा कोई भी चीज़ अच्छी हासिल करने के लिए तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जिससे हम पब्लिक से माजरत ख्वाह भी रहे हैं। हमने उनसे माजरत भी की है कि आपको तकलीफ़ हुई और उसके लिए बहुत सारी वजूहत थी जो अब काफ़ी मरतबा हम आपको बता चुके हैं। इस वक्त कराची शहर में डेवलपमेंट का काम हर जगह पे चल रहा है। शाहराह भुट्टो भी आपकी इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा सफरी सहूलियात लोगों को मिल रही हैं। कराची में इस वक्त जो लोग कराची से हैदराबाद जा रहे हैं या पूरे लोअर सिंध अपर सिंध जा रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनका काफ़ी ट्रैफिक का जो है वो दबाव वो उनका उस बचत हो रही है और कोई आधे घंटे से 45 मिनट तक की ट्रैफिक की उनको सेविंग जो है लोगों को हो रही है। तो शाहराह भुट्टो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उसी शाहराह भुट्टो पे फिर हमने जो है वो पुलिस की भी सिक्योरिटी वहाँ बढ़ाई हुई है। रेस्क्यू 1122 के इदारे भी वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, एम्बुलेंसेस भी डिप्लॉय की हुई हैं, फायर ब्रिगेड्स भी डिप्लॉय की हुई हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी सूरत में जो है जो भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो शाहराह भुट्टो पे इस वक्त प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं और वो शाहराह भुट्टो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त प्रोजेक्ट है। तो कराची में इस वक्त आप देखते हैं कि लोग कराची की को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्याती काम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बन रही हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कराची में जो है इस वक्त वो ज़ेर तामीर हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। हेल्थ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त नंबर 1 पे है। पूरे पाकिस्तान में लोग अगर मुवाजना करें तो जो इस वक्त हेल्थ की सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर कराची है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। और उसमें आप देखें कि पंजाब से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से जो पेशेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए वो इस वक्त जो है वो कराची और जो सिंध के बाकी शहर हैं गम्बट वगैरह वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुनियादी सहूलतें दे रही हैं। हमारे पास मोटरवेज़ के इशूज़ हैं, वो हमने बहुत मरतबा उसको हाईलाइट किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो हमेशा मोटरवेज़ जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा उसमें कम उसको सिंध को प्रायोरिटी दी गई है इस वक्त। हालांकि जो कराची आपका पोर्ट सिटी है तो पूरे कराची की जो इस वक्त जो ट्रैफिक है हैवी ट्रैफिक इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए वो कराची आती है। तो जब आपने मोटरवे शुरुआत करनी है तो मोटरवे की शुरुआत आपने कराची से करनी है कि वो आपका समझे कि वो वहाँ से शुरुआत है उसकी, तो वहाँ के बाद फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में मोटरवे जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास इस बार थोड़ा उसका उल्टा किस्सा किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन गए, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे नेशनल हाईवे के जो रोड हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वहाँ पे सड़कें जो हैं उनका अभी प्रॉब्लम है। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट की जो रोड्स हैं वो सड़कें हैं वहाँ पे सिंध भर में, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, सिंध भर में जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दिया गया है जिससे लोगों को सफरी सहूलियात जो है वो मुयसर हो रही हैं। और आपको पता है कि इस वक्त सिंध जो है वो हर हाल में सबसे बेहतर से बेहतर काम कर रहा है।
इस वक्त सिंध में पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा रिहायशी मंसूबा जो है वो हाउसिंग का 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो भी सूबा सिंध में बन रहे हैं, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था। और वो 21 लाख घर बन रहे हैं जो कि किसी और सूबे में, किसी और मुल्क में नहीं है। तो सूबों की बात नहीं करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त में बना के देना 21 लाख ख़ानदानों को एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का वो कारनामा है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जी जिस तरीके से सिंध में इस वक्त एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, आपके थरपारकर में इस वक्त जो है वो जिस तरीके से कोयले से बिजली बनाई जा रही है, $1 बिलियन हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। $1 बिलियन से ज़ायद हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स अब कराची में भी बन रहे हैं और बाकी शहरों में भी बन गए हैं, काफ़ी में बन रहे हैं। तो ये भी पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से हुकूमत सिंध कर रही है काम, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, बाकी लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक वो अच्छी चीज़ है कि सिंध जो है उसको लीड कर रहा है। लोग जो है इस वक्त मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है कंपैरिजन्स करते हैं या मिसालें देते हैं, तो सिंध वो सूबा है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। सिंध वो सूबा है जिसमें मैंने कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, तो कराची में पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक आती है कराची में, और यहीं पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुँचाती है। और इसीलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी हमारी SMTA की लास्ट मीटिंग हुई थी, तो हमने एक प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए PND को दिया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर दें और इसको नॉर्दर्न बाईपास पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा एक हैवी ट्रैफिक का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। और हमने अभी एक और स्टडी भी करने जा रहे हैं कि हम उसके साथ साथ जो कि एक रेलवे की लाइन स्पेशली हम बिछाएं, ताकि जो गुड्स हैं वो सारी नॉर्दर्न बाईपास तक जाएं, और जितनी भी पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक जो पोर्ट्स के लिए आती है वो अपनी लोडिंग के लिए और उसको जो है उन चीज़ों को के ट्रांसपोर्ट के लिए वो सिर्फ नॉर्दर्न बाईपास तक रहे, और नॉर्दर्न बाईपास के से आगे जो है हमारी ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जो है वो शहरों में ना आए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास हैं। हमारे पास शहर में ट्रैफिक के चैलेंजेस, उसमें आपको वाटर टैंकर्स वगैरह भी नज़र आते होंगे। अब उसमें भी इशू है कि अब बाकी शहरों के लोग मुवाजना करते हैं। अगर पंजाब में जाके देखें, लाहौर में देखें या दूसरी जगहों पे देखें, तो वहाँ पे सारा सब सॉयल वाटर है। वहाँ पे अगर पीने का पानी चाहिए तो सब सॉयल आपने जो है वो बोरिंग का पानी उनका चल रहा है, जो कि वो पूरे लाहौर को और बाकी शहरों को मिल रहा है। सिंध में अब कराची टेल में है, इस वक्त भी कराची को पानी की शॉर्टेज 20% है, जिसका सिंध हुकूमत ने बहुत दफ़ा ख़त भी इरसा को लिखा है कि जी 20% की हमें इस वक्त पानी की शॉर्टेज मिल रही है। तो उस वजह से भी पानी की शॉर्टेज का शहर को सामना करना पड़ रहा है। तो उस पानी को जो हमारा जो पानी हमें 20% वो शॉर्ट हो रहा है, तो शहर के लिए वो टैंकरों के ज़रिए पानी को जो है वो पहुँचाना पड़ रहा है। तो वो भी एक ट्रैफिक, वो भी हमारे पास ट्रैफिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दबाव है। तो हमारे इस शहर को चैलेंजेस बहुत हैं। रोज़गार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कराची आते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए इस्लामाबाद, लाहौर या किसी और शहर नहीं जाते। बलूचिस्तान से लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग, कश्मीर से लोग, गिलगित बल्तिस्तान से लोग। आप देखेंगे कराची वो पाकिस्तान का वाहिद शहर है। आपको हर ज़बान बोलने वाला मिलेगा, हर रंग नस्ल का आदमी आपको मिलेगा। इस तरीके की आपको डायनामिक्स जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कराची जो है वो सारी चीज़ों का बोझ उठा रहा है। रोज़गार का बोझ भी उठा रहा है, हेल्थ का, जो मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान से लोग हेल्थ के लिए आ रहे हैं, तो हेल्थ के फैसिलिटीज़ के लिए आ रहे हैं, तो उसका बोझ भी उठा रहा है। तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला शहर जो है वो कराची है, और सबसे ज़्यादा कराची टैक्स भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कराची के क्रेडिट में जाती है कि कराची इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद कराची शहर जो है वो सारे उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहा है, और कराची शहर जो है वो उसके बाद लोगों को फैसिलिटीज़ देना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कराची के लिए। तो इसीलिए जो लोग मुवाजना करते हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी शहर से भी मुवाजना करना है तो आप देखें कि कराची पे बोझ कितना है। मतलब अगर कोई भी ऐसा शहर जिसकी 50 लाख की आबादी हो या 1 करोड़ की आबादी हो, 1.5 करोड़ की आबादी हो, उसको आप इतने बड़े शहर से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी होती है उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। जब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे रोज़गार के लिए, मतलब नॉर्दर्न एरिया से या अप कंट्री साइड से, तो उन लोगों को, वो लोग यहाँ पे पानी पीने का भी उनको चाहिए, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, ड्रेनेज भी यूज़ करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। तो सारा प्रेशर जो है उस शहर पे है। तो कराची मैं कहता हूँ एक इटसेल्फ एक बहुत
दुनिया के कितने ममालिक देख लें, उतने ममालिक की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी सिर्फ एक कराची शहर की पॉपुलेशन है। तो उसको वो चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहा है। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। हमारे जो हमारे टाउन्स हैं वो भी कुछ वहाँ पे कोई हिस्सा आ रहा है। हमारे जो है KMC वो काम कर रही है, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे बाकी महकमे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो कराची में जो इस वक्त भी कोई अरबों रुपए की जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अखराजात किए जा रहे हैं और कराची का इंशाल्लाह ताला जिस स्पीड से काम चल रहा है तो कराची बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। कराची के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो बहुत जल्द जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुंचेंगे। अभी शर्जील साहब ये बता रहे हैं सर, वो पहले जो है मरियम नवाज साहिबा तनकीद करती थी, उसके तर्जमान सिंध हुकूमत पे जो है वो तीर चलाते थे। अब उन्होंने शोहर को जो है लॉन्च कर दिया है और कैप्टन सफदर ने मतलब इतने इस लहजे में और इस तरह की बातें की, आपने सुनी होगी, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनके इत्तेहादी हैं, उनकी हुकूमत आपके बलबूते पे खड़ी है, फिर भी इस तरह के हमले। और सक्कर हैदराबाद मोटरवे भी नहीं। अच्छा जी, मैं उस पर आ जाता हूँ कि जहाँ तक कैप्टन सफदर की बात की, मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ, और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको खुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे देख रहे हैं पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नहायत ही एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे उनकी मज़ार है, हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने यहाँ पे तमाशे किए थे कैप्टन सफदर ने। तो मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर को जवाब देना चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आपने देखा, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके TV स्क्रीन्स कह रही हैं, आपने जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। और ये बात मैं एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बोल रहा, मैं सारे मीडिया हाउसेस को बोलूँगा कि सारे जलसे निकाल दें आप PMLN को और पीपल्स पार्टी के, तो पब्लिक की जो वो थी, जो तवज्जो थी या पब्लिक का जो रुझान था वो पीपल्स पार्टी की तरफ था। वो चाह रही थी पब्लिक कि जी नौजवान क़यादत आए, और गिलगित बल्तिस्तान का नाम प्रेसिडेंट असद ज़रदारी साहब ने रखा, उनके राइट्स उनको वहाँ पे दिए। और जिस तरीके से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स दिए, उनके जो हुकूक थे वो उनको दिए 18वीं तरमीम के बाद, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है उनकी डिमांड थी। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी मायनों में, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये वाहिद पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। हम हमेशा कहते हैं कि जी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो बग़ैर किसी एथनिसिटी के, बग़ैर किसी की और चीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह कायम है। और लोगों का जो रुझान था, मैं समझता हूँ इस बार सब लोगों को नज़र आ गया कि किस तरीके से, हालांकि मुस्लिम नून की आला क़यादत भी गई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, उनके बाकी लीडरान भी गए हुए थे, और जिन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कुछ वफाकी वज़रा भी वहाँ गए हुए थे। वफाकी वज़रा वहाँ पे स्कीमों के ऐलान भी कर रहे थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। और वो सिर्फ ये, अगर इलेक्शन के वो ऐलानात या स्कीमों के ऐलानात करने थे तो नॉर्मल दिनों में भी जाते, वो सिर्फ इन दिनों में इसलिए गए ताकि वहाँ पे वो जो है वो जो हमेशा उनके हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नून को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ी फतेह हासिल करेगी। शर्जील साहब ये बता दीजिएगा कि सिंध में चंद रोज से खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे आमादा हो गई है और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं कराची को वफाक के हवाले। अच्छा क्या मैं सवाल, मुझे मैं एक बात करूँ, ये मैं देख रहा था कि हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने बोला कि जी जो है प्रेसिडेंट साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे चला दी कि जी 6 बनाएं इंतजामी यूनिट, 8 बनाएं।
ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश करूँगा, सबके लिए सब काबिल एहतराम है, एहतराम का रिश्ता है। मैं वही कहता हूँ कि देखें जी, ये किसी के नाम से आज आप अपनी ख्याल दे सकते हैं कि जी आपका ये ख्याल है कि जी आप 10 यूनिट चाहते हैं या 50 यूनिट चाहते हैं, किसी भी लीडर के नाम से मुंसलिक करके ये बात करना, फिर वो आता है वो पीका। हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ में जाएं। पीपल्स पार्टी आपको पता है कि कभी भी जो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, और हम नहीं चाहते कि जी पीका ऐड के तहत अपने भाइयों सहाफ़ियों को उसमें हम ले जाए, उनके खिलाफ डिफेमेशन के केसेस करें। ये गलत चीज़ है। हमेशा हमें हर चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस है, आप खबर चलाएं। बाकी आप इस तरह की अपने ख्यालात का इजहार जो है ना, वो आप किसी से जोड़ नहीं सकते। तो ये बिल्कुल कतन गलत है, और ये मतलब समझे कि पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की कोई बात नहीं कर रही। बजट जो तरक्याती स्कीमें हालिया आइंदा साल वो कम करने का कहा गया है। क्या पैसे कम आ रहे हैं या वफाक को आपको पैसे देने हैं? मसला क्या है, क्यों तरक्याती स्कीमें नहीं ले रहे? देखिए जी, अभी फैसला नहीं हुआ है पूरा। वफाकी बजट आने दें। 10 जून को एक्सपेक्टेड है, 10 या 11 12 जून को शायद वो वफाकी बजट आएगा। वफाकी बजट जब आता है उसके बाद सूबे अपने बजट बनाते हैं, आपको पता है। तो हम देखते हैं कि इस वफाक अपनी पोजीशन क्या है, एफबीआर की क्या पोजीशन है, एफबीआर ने कितनी कलेक्शंस की हैं, एफबीआर को कितने पैसों का शॉर्टफॉल है। अगर एफबीआर की कलेक्शन सामने आ जाती हैं, एफबीआर के शॉर्टफॉल सामने आ जाते हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि अगले बजट में हम डेवलपमेंट कितनी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी जब वफाक की हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। हम एज अ नेशन हमें मजबूत करना है अपने वफाक को, एज अ नेशन हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है, और हम हर सूरत हाल में अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ पे हमारी चीज़ देखेंगे कि अगर चीज़ें सही होंगी तो डेफिनेट सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं होंगी, ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस पर हम आवाज़ भी उठाएंगे। शर्जील साहब ये बताइएगा, आपने नून लीग की बात तो की है, लेकिन वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब अगेन वही मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो 28वीं तरमीम है ये हमारी तरमीम है और आर्टिकल 140 ये लाजम है। उसके अलावा अनीस कायम खानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लियाकताबाद में बड़ी एक सख्त तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स के हमरा ये नारे लगाए हैं कि हम जल्द जो है वो कराची को हक दें, अदरवाइज हम सिंध गवर्नमेंट को ठीक करेंगे। तो आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं अगर वो आप यार, आप मुझे बताओ, आप इतने अच्छे सहाफ़ी हो, यंग बच्चे हो, अभी नौजवान हो, आप अनीस कायम खानी साहब या आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आप संजीदा लेते हो? नहीं पूछा, आप लेते हो नहीं लेते? मैं आपसे सवाल पूछूँ, माइक आपकी तरफ करो, आप संजीदा लेते हो? नहीं लेते हो ना, तो भाई तो बात उनको आवाम जब संजीदा नहीं लेती है तो आप संजीदा ना लो ना। वो उनका आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आए हैं अपनी सीटों पर, तो वो ऐसे ही करे। और जो जब MQM थी तो मैं समझता हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद MQM भी शायद उसमें शामिल थी, MQM ने भी सपोर्ट की थी। तो अब आके वो दूसरा अपना स्टांस भले करें। और 28वीं तरमीम के अभी तक ना कोई बात गश्त है, ना कोई उसका कोई अभी ड्राफ्ट बना है। ये सिर्फ हमारे कुछ दोस्त हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं, उसको उस पर पीछे चलते हैं। आप MQM को संजीदा ना लें। मेन कॉरिडोर का बताएगा कि कब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। उसके अलावा सर येलो लाइन में जो खबरें चल रही हैं। जी, अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक रेड लाइन की बात की, हम रेड लाइन का कॉरिडोर जो है उस पर काम चल रहा है, और अभी पहले मिक्स ट्रैफिक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद अभी हम बात ही कर रहे थे, हमें कंसल्टेंट की तरफ से कोई ड्राइंग में थोड़ा डिले था, तो उसको हम कोशिश करेंगे उसके स्टेशन वगैरह भी जल्दी हम कर दें। जहाँ तक येलो लाइन की आपने बात की, येलो लाइन में हमारे एक PD साहब थे, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंटें की, और वो एडवांस पेमेंटें जो की वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में होता है कि जी आपने जब वो IPC जनरेट होती है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो IPC जनरेट होती है, तब पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो जब वो उन्होंने एडवांस पेमेंट की तो हमें लेट पता चला, और जब वो तब पता चला जब वो PD हट गए थे, हमने दूसरा PD रखा। दूसरी PD ने हमें बताया कि जी इस तरह की एडवांस पेमेंट्स हुई हैं। तो हमने पर्सनली, मैंने जो मुझे पता चला तो हमने सेक्रेटरी साहब को बैठे हैं उनको भी बताया, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया, चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, फिर सेक्रेटरी साहब ने राइटिंग में लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और ACS PND को कि जी ये कुछ एडवांस पेमेंट हुई है, उस पर एक्शन लिया जाए। तो उस पर एक्शन सरकार ने लिया। थैंक यू। नहीं, वो मुझे नहीं पता। एक पर्सन मुसलसल इंतजाम यूनिटों के हवाले से बात कर रहा है, इस वक्त कौन कर रहा है? मोहम्मद छोड़ दें यार आप अभी इसको। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।